मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। आइए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमें ये बता रहे हैं कि देश के प्रमुख शहरों में रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमतों में ग्रोथ कैसी रही है। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ सवालों का जवाब आपको ढूंढना और पूछना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कौन से हैं वो सवाल, चलिए एक एक करके आपको स्क्रीन के जरिए हम लोग यहाँ पर समझाते हैं। तो क्या प्रोजेक्ट जो है वो रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं? अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो फिर ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका प्रॉपर्टी सेफ है। दूसरे अगर पॉइंट्स की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्डर है उसने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है, कितनी टाइमली उसने डिलीवरी की है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट में कितनी ऑक्यूपेंसी है, यानी कि प्रोजेक्ट जो आपका जिसमें आप रहेंगे उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी जो है वो कितनी है, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलिए ठीक है, अब कई सारे लोग अगर रह रहे हैं तो आप भी एक तरह से उसमें जाके रह सकते हैं। क्या एग्रीमेंट में सभी वादे लिखे गए हैं, यानी कि जैसे स्विमिंग पूल हो गया, आपका क्लब हो गया, आपका जिम वगैरह हो गया, ये सारी जो एमिनिटीज़ हैं ये आपके एग्रीमेंट में लिखी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के कभी कभी ये होता है कि वो अगर नहीं होती तो आप एक तरह से उसमें परेशान हो जाते हैं। एग्रीमेंट में एमिनिटीज़ की समय सीमा क्या है, जैसे कि एमिनिटीज़ की जो बात की तो वो कब कब आपको डिलीवर की जाएगी या फिर कब कब वो पूरी हो जाएंगी, तो ये उसकी जो डेट है वो भी सब एमिनिटीज़ की समय सीमा वहाँ पर आपके एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। पेमेंट प्लान और पेनल्टी क्लॉज पढ़कर साइन करें। पेमेंट जो आप जो जैसे करते हैं 40-40-20 करके, अगर सपोज करिए कि अगर ये आपका पेमेंट प्लान है तो इन केस अगर आप मिस आउट कर जाते हैं या फिर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो पेनल्टी होगी वो क्या रहेगी, ये सब क्लॉज वगैरह आपको उसमें अपने एग्रीमेंट में मेंशन होने चाहिए। इसके बाद आखिरी देखते हैं तो टोकन मनी पर लिखित रसीद और रिफंड शर्तें ज़रूर पड़ें, यानी कि जो एडवांस में पेमेंट आपने किया हुआ है, अगर आपको प्रोजेक्ट वैसे पसंद अगर नहीं आता है आगे चल के तो फिर इनके उस केस में आपकी जो रिफंड पॉलिसी होगी, जो पैसे वापस होने होंगे तो उसकी क्लॉज क्या होते हैं, उसमें पेनल्टी क्या होगी, ये सब चीज़ें भी आप उसमें ज़रूर पता करें और पूछें उनसे। इसके बाद अब ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट में प्राइस ग्रोथ का क्या हाल रहा है, कि मतलब जो H1 है, यानी कि जो इस साल के पहले 6 महीने हैं उनमें जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें प्राइस ग्रोथ कैसे एक तरह से रही है, ये भी जान लेते हैं। तो जो पूरे हुए प्रोजेक्ट हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर हम लोग एक तरह से बात करेंगे तो दिल्ली में अगर आप देख सकते हैं कि जो पूरे हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें प्राइस एप्रिसिएशन जो हुआ है वो 5 से 11% तक एप्रिसिएशन देखने को मिला है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पूरे हुए प्रोजेक्ट की जो प्राइस एप्रिसिएशन हुई है वो 6 से 21% तक की प्राइस एप्रिसिएशन, यानी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने तक इसके दाम बढ़े हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो 1 से 33% तक के इसके प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिले हैं। नोएडा की अगर आप बात करेंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उसके 7 से लेकर 27% तक के उसके जो प्राइस हैं वो अप्रिशिएट हुए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 6 से 17%। मुंबई की अगर बात करें तो 1 से 7% पूरे प्रोजेक्ट के प्राइस अप्रिसिएशन हुए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 40 से 44% तक के इसके प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिले हैं। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं उनमें H1 में 30 से 32% तक के प्राइस बढ़े हैं। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 32 से 35% तक के इसके प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये है कुल मिला के इस पूरे जो प्राइस हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस एप्रिसिएशन के बाद। उससे पहले जो हम लोगों ने आपको बताया कि जब भी आप प्रोजेक्ट में आप अपने घर लेने की कोशिश अगर ले रहे हैं तो उसमें आप कैसे कैसे सवाल आपको एक तरह से बिल्डर से, डेवलपर से पूछने चाहिए। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस मैं सुरेंद्र जी के पास चलती हूँ। सुरेंद्र जी, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो है क्या उन्हें रीसेल किया जा सकता है, और अगर हम रीसेल करने जा रहे हैं तो क्या हमें बिल्डर का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है? सो बेसिकली रीसेल बिल्कुल किया जा सकता है। आज हमने कोई प्रॉपर्टी ली है और हमको कुछ फंड्स की ज़रूरत हो रही, किसी भी रीज़न से हमारे प्लान्स चेंज हो गए तो हमें फंड्स चाहिए हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बिल्डर कई बार आपको ट्रांसफ़र नहीं करके देता है। ओके। उसकी तरफ से ट्रांसफ़र की मनाही रहती है। अगर बिल्डर कोई ऐसा है जो ट्रांसफ़र की मनाही कर रहा है तो उस तरह का प्रॉपर्टी लेके आप पैसा दे देंगे बट आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्डर से आपको ज़रूर पूछना चाहिए। और अगर बैंक लोन आप ले रहे हैं तो उसके पहले बिल्डर से एक NOC लेनी पड़ती है बैंक लोन रिलीज कराने के लिए, तो वो भी बिल्डर का एक अप्रूवल माना जाता है। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्डर से कंफर्म करें कि वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो बिल्डर से आपको ज़रूर जो है ये चेक करना चाहिए कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। जब एक बार बिल्डर का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद जो है अगर आपको कैश की लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो ही आप जो है वो रीसेल में जो है अपना फ्लैट लगा सकते हैं, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इस तरीके का फ्लैट अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा हुआ है।